जय श्री राम। तो कैसे हैं बच्चे लोग, आप लोग? अच्छा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए आरएनए, है ना? यही होता है ना भाई, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। चलिए पॉइंट पे आते हैं, न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलता है? बताओ। सेल में कहाँ मिलता है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लियस में मिलता है ना? देखो, न्यूक्लिक एसिड को अगर आप देखते हैं ना, तो न्यूक्लिक एसिड आपको दो मिल जाएंगे, एक डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबो। डीएनए जो है इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट, उनका नाम था फेडरिक मिश्र ने इनको डिस्कवर। और वो कहाँ डिस्कवर किया था? ल्यूकोसाइट में डिस्कवर किया था, फर्स्ट सेल में डिस्कवर किया। ठीक है। अच्छा, जो डीएनए जो होता है, ये यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, है ना? तो ये जो पांचों किंगडम है उसमें यूनिवर्सली सिर्फ और सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, और वो क्या है? डीएनए, है ना? सो डीएनए इज यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ मिलता है आपको? आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। यस, आरएनए वायरस में ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल होता है ना? और कहीं नहीं मिलेगा आपको। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, जैसे कोविड 19 वायरस, ये किसके एग्जाम्पल है? ये आरएनए वायरस के एग्जाम्पल है। इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ओके। फिर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, सुने एक पॉइंट सुने। अब न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो, अगर आप न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखते हो ना, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको तीन चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड के अंदर शुगर जरूर होगा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फेट जरूर होगा, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस भी जरूर। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं। भाई देखो, नाइट्रोजनस बेसिस के तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, है ना? तो न्यूक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस, यस, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड होते हैं। ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग मतलब क्या है कि अगर रिंग के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो उसको हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहें। ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। अच्छा, अगर इसका केमिकल नेचर देखेंगे ना, तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। जैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। फाइन। फिर नेक्स्ट, अब ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेसिस है, इसके दो टाइप है। एक है प्यूरिन और दूसरा है पायरामिडिन। एक है प्यूरिन और दूसरा है पायरामिडिन। जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में उसमें दो रिंग होती हैं, एक एडेनिन और दूसरा गुआनिन। और जो पायरामिडिन होता है, इस पायरामिडिन में एक ही रिंग होता है। इसके तीन एग्जांपल है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। यस, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, तीन एग्जांपल बता दिए मैंने। ओके। फिर नाइट्रोजनस बेसिस के बाद से इधर न्यू नेक्स्ट पार्ट हो गया, वो है। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, कि अगर आप साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, इन तीनों को पायरामिडिन में देखते हो, तो थाइमिन जो है ना, ये आपको सिर्फ डीएनए में मिलेगा, और यूरासिल जो होता है सिर्फ आरएनए में मिलता है। मतलब एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में रहते हैं, लेकिन थाइमिन सिर्फ डीएनए में रहता है और यूरासिल सिर्फ आरएनए में रहता है। नेक्स्ट पार्ट है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है। और फिर होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है शुगर। देखो, ये जो शुगर है ना, इसके दो टाइप। एक तो है राइबोज शुगर, और दूसरा डीऑक्सी राइबोज। जैसे देखिए, आप इस शुगर को देखो, ये शुगर का ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये राइबोज शुगर है। लेकिन इसी राइबोज शुगर में अगर सेकंड कार्बन पर ओएच ग्रुप नहीं रहे, सिर्फ हाइड्रोजन रहे, तो इसे हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर इसको कहते हैं।
डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलता है डीएनए में, और राइबोज शुगर मिलता है आरएनए के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? अब भाई एक टर्म है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड का मीनिंग है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। भाई देखो ये हमारा एक राइबोज शुगर है ना। ये जो राइबोज शुगर है इसका जो फर्स्ट कार्बन है, समझना बात, राइबोज शुगर जो है, इस राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर अगर एक नाइट्रोजनस बेस लिंक, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। वन सेकेंड प्लीज। जाना तो फोन बार बार चलाता है। ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि जो फर्स्ट कार्बन होता है, इस फर्स्ट कार्बन पर एक नाइट्रोजनस बॉन्ड लिंक होता है, और ये जिस बॉन्ड से लिंक होता है उस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मीन्स शुगर और उसके फर्स्ट कार्बन पर एक नाइट्रोजनस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होता है। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस एडिनिन हो, तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा एडिनोसिन। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन हो जाएगा। अगर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस गुआनिन हो, तो ये जो न्यूक्लियोसाइड है वो हो जाएगा गुआनोसिन। अगर नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन हो, तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा साइटिडीन। और अगर थाइमिन हो तो थाइमिडीन, और अगर यूरासिल हो यूरिडीन। फाइन, ओके फाइन। न्यूक्लियोसाइड समझ गए क्या होता है? अब एक और टर्म होता है न्यूक्लियोटाइड, उसको समझते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है, और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है। देखिए, समझने वाली बात है, समझिए। अरे कितना हैंग हो रहा है भाई, कांड कर रखा है तुमने। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज। टेक इशू आ रहा है। चलिए देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड का ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है ना ये, नाइट्रोजनस बेस है ना। किसने का नंबर कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर है, बॉन्ड कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना। और इसका जो फिफ्थ कार्बन होता है, फिफ्थ कार्बन पर ये आपको फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है। तो ये पूरा का पॉड शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट हो गया न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, जो न्यूक्लियोटाइड है, क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट? यस, कह सकते हैं। फाइन। और अगर एडिनोसिन का अगर आप न्यूक्लियोटाइड देखेंगे तो हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। गुआनिन का हो जाएगा गुआनाइलिक एसिड। साइटोसिन का हो जाएगा साइटिडिलिक एसिड। यूरिडीन का हो जाएगा यूरिडिलिक एसिड। और थाइमिडीन का होगा थाइमिडिलिक एसिड। फाइन। तो शुगर, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आई होप आप डिफरेंस समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, इसको डिकोड करते हैं। यहां पर एक राइबोज शुगर दिख रहा है आपको? ठीक है, इस राइबोज शुगर पर जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन पर एक नाइट्रोजनस बेस एडेनिन दिख रहा है आपको। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये नाइट्रोजनस बेस जो होता है ना, इस नाइट्रोजनस बेस का ये जो पेंटामर होता है,
इस पेंटामर से यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, मैंने गलती से हेक्सामर से बना दिया, है ना। तो एडेनिन जो है, एडेनिन न्यूक्लियोसाइड से कौन सा बॉन्ड, सॉरी नॉट न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन जो है वो शुगर से कौन सा बॉन्ड बनाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। और ये इतना हो गया एडिनोसिन, इतना एडिनोसिन हो गया ना। और इसमें फिफ्थ कार्बन पर 3 फॉस्फेट ग्रुप लग गए, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ये एनर्जी करेंसी हमारे बॉडी के अंदर, ये एनर्जी करेंसी होता है। इंस्टेंट एनर्जी आपको चाहिए ना, तो एटीपी वहां पे खर्च कर लो। कुछ बाई करना होता है तो पैसा खर्च करते हो ना, तो हमारा बॉडी जहां भी उसको एनर्जी चाहिए होता है तो एटीपी खर्च कर देता है। ठीक है। अगर यहां पर एडेनिन नहीं होता, अगर यहां पर गुआनिन होता, तब क्या कहते हैं हम लोग, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। वो भी एक एनर्जी करेंसी का एग्जांपल होता है। फाइन। तो यहां तक हमने देख लिया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या होता है। अब भाई एक बात समझो, अगर आपसे बोला जाए कि आप न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड का चेन था, वैसे जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड इज चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड इज चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इसमें दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये क्या होता है भाई, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। Nucleic acid is chain of nucleotide in which two nucleotides are linked by phosphodiester bond। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, वो पॉलीमरिक सब्सटेंस होता है। बिल्कुल भाई, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमरिक सब्सटेंस ही होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। यस, इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ पर भाई एक बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन क्या है, कि चलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो है, इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता कैसे, ये क्या होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो चलिए समझते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इसमें 100% केमिस्ट्री मत ढूंढना। ठीक है। अब जैसे आप ये बताएं, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर ग्रुप है। अब ये क्या है, डाई ईस्टर हो गया। डाई ईस्टर मतलब एक ईस्टर इधर से और दूसरा ईस्टर इधर से, दो ईस्टर हो गया ना। ठीक है, डाई ईस्टर है। और यहां पर हमने एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टर हो गया। हाँ, तो ऐसा होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब ये कैसे बनता है आपको एक्सप्लेन करते हैं। बॉडी के अंदर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड का जो 5 प्राइम कार्बन है, उस पर 3 फॉस्फेट ग्रुप है। 1 मिनट रुक जाइए, एक्सप्लेन कर दूं मैं इसको पहले। समझते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे समझो आप, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड में जो फिफ्थ कार्बन होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है ना। मान लीजिए कि ये ट्राई फॉस्फेट है, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है। देखो मैं बता रहा हूँ आरएनए सिंथेसिस के टाइम में कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। ये देख लो भाई, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट हो गया। मान लो कि ये न्यूक्लियोटाइड टाइफॉस्फेट में यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है, ये एडेनिन है। ये क्या हो गया, एडेनिन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया।
हमारे पास एक दूसरा नाइट्रोजनस बेस आया, उसका यहाँ पर गुआनिन है, ये हो गया गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो होता क्या है कि जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड होता है, उसका जो थर्ड कार्बन होता है, समझना, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड जो होता है, इसका जो थर्ड कार्बन होता है, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद से क्या करता है कि उसके अंदर से दो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, और इसके रिमूवल के बाद से जो बॉन्ड इधर बनता है वो है फॉस्फोडाइस्टर। फिर से समझिए, जब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना होता है, तो जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन, यस, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन है, ये क्या करता है, इसका OH ग्रुप फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से रिएक्ट करता है, दो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया जाता है, और उसके बाद से जो बॉन्ड बन गया वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिए कैसे बना, दो रिमूव कर दे रहा हूं मैं इसको। अरे जल्दी रिमूव हो भाई, बच्चों का टाइम बर्बाद होगा, हम लोग तो खाली हैं ही। हम बात करते रहेंगे, अब जल्दी जल्दी रिमूव कर दीजिए इसको। हाँ, समझ गई। देखो, ये बॉन्ड कौन सा बन गया भाई, ये बॉन्ड बन गया फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यस, इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, और हजारों न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होकर के और बन जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब भाई देखो, हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया ना, ये डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो भी डिस्कस किया, कॉमन डिस्कस किया। अब थोड़ा सा हम आते हैं इंडिविजुअली डीएनए पे आते हैं। तो चलिए डीएनए को देखते हैं, जो सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो देखो डीएनए जो है, ओवरऑल क्या होगा, डीएनए क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड का चेन होगा। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होगा, वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा, नहीं। जो डीएनए होता है, इसमें शुगर जो होता है डीऑक्सी राइबो शुगर होता है, इसलिए ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। और इस डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो राइबो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक होता है। यस, डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक। फाइन। देखो डीएनए जो है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं, लेकिन इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था दो साइंटिस्ट ने 1953 में, एक वाटसन ने और दूसरे क्रिक ने। इन्होंने डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको दिया था। इन्होंने क्या कहा था समझिए, इन्होंने कहा था कि डीएनए जो होता है एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल मीन्स इसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं, ये एक चेन रहा, एक दूसरा चेन रहा। और इन दोनों न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड के चेन है, मतलब इसमें शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस सब कुछ है। और ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, ये एक दूसरे के चारों तरफ हेलिक्स बनाते हैं। ये कैसे होते हैं, डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड तो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो होता है, लेकिन ये हेलिकल भी होता है। यस, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, हेलिकल। ठीक है, तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल बॉन्ड। फिर इन्होंने क्या कहा कि इसमें ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, इसमें प्यूरिन प्यूरिन और पायरामिडीन जो होता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे एडिनिन एक प्यूरिन है और थाइमिन एक पायरामिडीन है, तो इनके बीच में हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी एडिनिन पेयर करेगा तो थाइमिन से ही पेयर करेगा, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन जो होता है, वो गुआनिन से पेयर करता है, और इन दोनों के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। सो एडेनिन थाइमिन से पेयर करता है और साइटोसिन गुआनिन से पेयर करता है। फाइन, आई होप माय पॉइंट इज क्लियर टू यू। फिर इन्होंने कहा कि डीएनए जो होता है, इसमें जब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को एक बार क्रॉस करता है ना, तो इसको कहते हैं वन हेलिकल टर्न।
देखिए समझाने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल है ना मैं बता रहा हूँ। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड जब दूसरे स्ट्रैंड को एक बार क्रॉस करता है, इसको वन हेलिकल टर्न कहते हैं। और वन हेलिकल टर्न के अंदर टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे कितना बेस पेयर बनाया है, एक तो सीजी बना दिया, दूसरा मैंने बना दिया सीजी, और थर्ड बना दिया एटी। तो भाई यहाँ पर मैंने 3 ही नाइट्रोजनस बेस पेयर बनाए हैं। 10 बेस पेयर बनाता तो गंदा हो जाता। लेकिन वन हेलिकल टर्न के अंदर टोटल 10 बेस पेयर। ठीक है। अच्छा, 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब जो पर बेस पेयर राइज होता है ना, वो होता है 3.4 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब तो आप जानते होंगे, 1/10⁻10। मतलब 1 मीटर को आप 10⁻10 पार्ट में काटोगे, तो जो एक टुकड़ा होगा वो 1 एंगस्ट्रम होगा। 1/10⁹ 1 मीटर को जब 10⁹ पार्ट में काटोगे, तो एक टुकड़ा जो होगा वो 1 नैनोमीटर होगा। तो दो नाइट्रोजन बेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 3.4 एंगस्ट्रम। तो एक हेलिकल टर्न के अंदर अगर 10 बेस पेयर हैं, तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 34 एंगस्ट्रम हो गया। 34 एंगस्ट्रम को अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। यस, 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? ठीक। डीएनए जो होता है, डीएनए में दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर ऑफ डीएनए। और ये जो डायमीटर ऑफ डीएनए होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो मैंने आपको डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल देखो आप, यहाँ पे मैंने लिखा है 5' to 3'। और यहाँ पे लिखा है 3', यहाँ पे लिखा है मैंने 3'। और यहाँ पे लिखा है 5'। एंटी पैरेलल हो गया ना। अच्छा, ये 3', 5' क्या है? भाई ये जो 3' और 5' है ना, ये बता रहा है कि यहाँ पर जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड का 5' कार्बन इस चेन का पार्ट। और यहाँ पर जो ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसका 3' कार्बन इधर जुड़ा हुआ है ना। देख लीजिए, एंटी पैरेलल होते हैं। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए हेलिकल होता है। 2 स्ट्रैंड होते हैं, हेलिकल होते हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं एंटी पैरेलल। फिर इसमें जो न्यूक्लियोटाइड अगर है तो इसमें शुगर और फॉस्फेट होगा ना। भाई ये जो शुगर और फॉस्फेट है, समझना आप, ये शुगर और फॉस्फेट जो होता है ना, ये शुगर और फॉस्फेट दोनों, समझना बात, शुगर और फॉस्फेट ये जो दोनों होते हैं ना, ये सिर्फ मॉलिक्यूल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे आपके बॉडी में आपका स्केलेटल सिस्टम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, कि उसमें मम्मी, उस तरह से शुगर और फॉस्फेट क्या करते हैं, इधर सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। डीएनए का फंक्शन क्या होता है? डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल होता है। ये तो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। वो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम शुगर और फॉस्फेट नहीं करते, नाइट्रोजनस बेस करता है। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए देखिए बाहर की तरफ नहीं रहते हैं। ये मॉलिक्यूल, ये जो हेलिक्स है, हेलिक्स के अंदर रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर सजे हुए हो। आपने वो जो घुमावदार सीढ़ी है, स्पाइरल वाली सीढ़ी है, उसको देखा है? भाई स्पाइरल सीढ़ी परफेक्टली बैठता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। स्पाइरल सीढ़ी जो होता है उसके 2 एंड होते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं। और बीच में स्टेप होता है ना, तो वो जो बीच में स्टेप है उसको नाइट्रोजनस बेस समझ लो। और एक स्टेप का जो लेंथ होता है, वो डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस समझ लो, 3.4 एंगस्ट्रॉम समझ लो। फाइन। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, एक हेलिकल टर्न के अंदर कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर है। अगर मैं इसको ये जो हेलिकल टर्न है, इसको पच से चिपका करके अगर मैं एक सर्कल बना देता हूं, तो इस सर्कल के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे? 10 नाइट्रोजनस बेस होंगे।
जैसे मान लो कि ऐसे एक 80 रहेगा, है ना, सीजी रहेगा। ऐसे कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे। तो 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर मींस एक सर्किल को आप 10 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस हो, एंगल होगा, वो कितना हो जाएगा? एक सर्किल में 360 डिग्री होता है, तो इस 360 डिग्री के अंदर आपको 10 बेस पेयर फिट करना है। तो दो बेस पेयर के बीच का कितना एंगल हो जाएगा? 360/10 डिग्री कर दोगे? 360/10 कर दोगे, सॉरी नॉट डिग्री, 360/10 करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। तो हाँ, घुमावदार सीढ़ी में दो स्टेप के बीच में एंगल होता है ना, उसी तरह से डीएनए में दो बेस पेयर के बीच में भी एंगल होता है, और वो एंगल कितना होता है? 36 होता है। ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपसे किसी ने पूछा कि आपके पास एक 510 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए है। कितना लंबा डीएनए है? 510 नैनोमीटर लंबा डीएनए। तो इस 510 नैनोमीटर लंबे डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे? तो देख लेते हैं कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे। दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रम है। 3.4 एंगस्ट्रम को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो, कि यहाँ पे नैनोमीटर में दिया है, तो वो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। और उससे इस डीएनए को डिवाइड कर दो, तो 510 जो है उसको 0.34 से डिवाइड करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 15 दूनी 30, ये कितना हो गया? 1500 बेस पेयर हो गए। 1500 बेस पेयर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, तो ये बेस पेयर जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 3000 बेस। कितना हो गया भाई? 3000 बेस पेयर हो गया। होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब समझिए, देखो हम मैंने अभी तक जो भी डीएनए के बारे में डिस्कस किया था ना, ये सबसे कॉमन टाइप का डीएनए था। और इस डीएनए को हम लोग कहते हैं बीडीएनए। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बीडीएनए कहते हैं। लेकिन डीएनए जो होता है, ए डीएनए भी होता है, सी डीएनए भी होता है, डी डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है, सब में 19-20 का फर्क होता है। 19-20 का फर्क होता है। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं बी डीएनए और जेड डीएनए को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। देखो अभी जो हमने जिस डीएनए को डिस्कस किया ना, वो था बी डीएनए। अब बी डीएनए जो होता है हेलिकल तो होता है, लेकिन ये बी डीएनए होता है राइट हैंडेड हेलिकल। कैसा हेलिकल होता है? राइट हैंडेड हेलिकल होता है। वहीं पर जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिकल होता है। बी डीएनए के अंदर एक हेलिकल टर्न के अंदर, बी डीएनए में वन हेलिकल टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, और जेड डीएनए में वन हेलिकल टर्न के अंदर 12 बेस पेयर होते हैं। ठीक है। बी डीएनए में एंगल 36 डिग्री होता है, और जेड डीएनए में एंगल 30 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर 10 बेस पेयर्स है, यहाँ पे 12 बेस पेयर्स, यहाँ पर दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो है वो 34 डिग्री है, सॉरी 3.4 एंगस्ट्रम, और यहाँ पर 3.75 एंगस्ट्रम है। तो वन हेलिकल टर्न का यहाँ पे लेंथ कितना होगा जेड डीएनए? 45 एंगस्ट्रम होगा। कैसे भाई? एक हेलिकल टर्न में 12 बेस पेयर है, और दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है 3.75 एंगस्ट्रम है, ये कितना हो गया? 45 एंगस्ट्रम। ठीक है। होप माई पॉइंट इज क्लियर। सो मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया बी डीएनए क्या होता है, जेड डीएनए क्या होता है। अब देखते हैं एक बड़ा शानदार सा लॉ, चार्गफ लॉ। देखो एक साइंटिस्ट थे इरविन चार्गफ लॉ, और इरविन चार्गफ ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर एक्सटेंसिव स्टडी किया था। ठीक है। किस पर? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे स्टडी किया था। और इन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है,
उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्यूरिन और पायरामिडीन जो होता है ना, उसका रेशियो बिल्कुल सेम रहेगा। जितना प्यूरिन रहेगा उतना पायरामिडीन रहेगा। तो डीएनए के अंदर प्यूरिन, अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए वैलिड है। क्या ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए वैलिड है? क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए वैलिड है? बिल्कुल नहीं है। किसके लिए वैलिड है? ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए वैलिड है। तो इन्होंने क्या बताया कि एक हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो उसमें जितना भाई प्यूरिन होगा ना, मतलब एडेनिन और गुआनिन होगा, बिल्कुल उतना ही साइटोसिन और थायमिन होगा। परसेंटेज बिल्कुल सेम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास डीएनए है और उसमें एडेनिन जो है वो 30%, तो साइटोसिन का परसेंटेज कितना होगा, तो गुआनिन का परसेंटेज कितना होगा, है ना, और थाइमिन का परसेंटेज कितना होगा? तो वेरी सिंपल, जितना एडेनिन होगा उतना ही तो थाइमिन रहेगा ना। एडेनिन अगर 30% है, ये भी 30% हो गया, टोटल 60% हो गया। जितना एडेनिन थाइमिन रहेंगे, 100 में से माइनस कर लो, ये 60% तो यही हो गए। अब कौन कौन से बेस पेयर बचे? साइटोसिन और गुआनिन बचे। तो 40% में ये भी तो दोनों हो जाएंगे। तो साइ 40% में से 20% साइटोसिन और 20% गुआनिन। ठीक है। तो डीएनए के अंदर 30% एडेनिन है, तो उतना ही 30% थाइमिन भी होगा। 30 30 60, 100 में से 60 निकाले, कितना बचा? 40 बचा। 40 में दोनों रहेंगे, साइटोसिन और गुआनिन रहेंगे, और 20 20% रहेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप उनको आराम से कर सकते हैं। आगे चले, आगे चलते हैं। भाई डीएनए के बारे में हम थोड़ा सा आरएनए को देखते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा देखना है हमको आरएनए में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इन सारी चीजों को आपको डिटेल में देखना होगा। भाई जो आरएनए होता है ना, आरएनए के अंदर भी वही होता है जो डीएनए में होता है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है, यहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेस होता है ना। लेकिन हाँ, डीएनए में एडेनिन थाइमिन से पेयर करता है, यहाँ पर एडेनिन यूरासिल से पेयर करता है। डीएनए में साइटोसिन गुआनिन से पेयर करता है, यहाँ पर भी साइटोसिन गुआनिन से ही पेयर करता है। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। एडेनिन है, यूरासिल है, साइटोसिन है, गुआनिन है। आरएनए जो होता है, इसमें 2 स्ट्रैंड नहीं होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें शुगर जो होता है, वो क्या होता है भाई? राइबोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप होता है क्या? बिल्कुल फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। डीएनए से कंपेयर करो, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड के चेन थे, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का चेन है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर था, यहाँ पर राइबोज शुगर था। राइबोज शुगर ही तो इसको बर्बाद किया। हाँ, हाँ, देखिए, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल का जो इसका ताज था ना, वो छिन गया। कैसे छिन गया? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल का मुकुट राजा, ये कैसे समझिए। देखिए, स्टार्टिंग में ना माना जाता है कि इस अर्थ पर जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। ठीक है। लेकिन आरएनए में दिक्कत क्या था कि राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन, दोनों कार्बन पर OH ग्रुप था। वो OH ग्रुप आपस में रिएक्ट कर लेता था, और रिएक्ट करके मॉलिक्यूल ही कोलैप्स हो जाता। लेकिन डीएनए में क्या सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप होता है? नहीं होता है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल होता है, आरएनए जो होता है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से राइबोज शुगर ही इस आरएनए को थोड़ा सा कम स्टेबल बना देता है, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। अब भाई देखो, आरएनए जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कहाँ रहता है? कहाँ रहता है सेल में राइबोसोमल आरएनए? बताएं। 15 अगस्त किस तारीख को पड़ता है? बोलो। 15 अगस्त को पड़ता है ना। उसी तरह से राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर होता है, एंड इट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। फाइन। दूसरा, अच्छा, सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? सेल का जो साइटोप्लाज्म है,
वहां पर जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही राइबोसोम की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पर अमाइनो एसिड को ले करके आने का काम ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? दिस ट्रांसफर आरएनए डिलीवर अमाइनो एसिड एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफर आरएनए के टाइप कितने हैं? 61 टाइप है। और वो टोटल कितने टाइप के अमाइनो एसिड को डिलीवर करते हैं? 20 टाइप के अमाइनो एसिड को डिलीवर। फाइन। तो मैंने आपको बता दिया राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। ट्रांसफर आरएनए तो डिलीवरी बॉय का काम करता है, इट डिलीवर अमाइनो एसिड एट द साइट ऑफ प्रोटीन। एंड देन मैसेंजर आरएनए। भाई मैसेंजर आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टोटल आरएनए का सिर्फ 3 to 5% होता है। ट्रांसफर आरएनए तो 10 to 15% होता है, और राइबोसोमल आरएनए 85% होता है। ये जो मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होता है कि किस टाइप का अमाइनो एसिड ऐड किया जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस टाइम। भाई बने जितने भी प्रोटीन है हमारे बॉडी में, वो सारे के सारे बने तो 20 टाइप के अमाइनो एसिड से ही है ना। तो उनमें कौन सा अमाइनो एसिड ऐड किया जाएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय मैसेंजर आरएनए। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने एक्सटेंसिवली देखा डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। अब भैया हमें आज्ञा दो, हम गए थक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।